हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी को लेके आई हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बार बार रिपीटेड है, जो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले पेन और कॉपी को साथ में लेके बैठना है, साथ साथ क्लास को बीच में छोड़ के नहीं जाना है, पूरी क्लास को देखना है। और उसके साथ साथ आप सभी को एक गुड न्यूज और दे देना चाहती हूँ। बाकी जितने बच्चे तो पता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो नए होंगे, जिनको नहीं पता होगा। तो आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को अच्छे से बनाना चाहता, आप भी अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते, 95+ के पार जाना चाहते, तो वहां पे आप सभी के लिए एक बेहतरीन मौका ये है कि यहाँ पे शिखर 2.0 बैच स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आपको आपकी जो तैयारी होगी वो 0 लेवल से स्टार्ट कराई जाएगी। अगर आप किसी और बैच में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपके जो सिलेबस है लगभग लगभग मान लो 50% नहीं तो आपको 30 से 40% जो सिलेबस है आपके खत्म हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे उन बच्चों के लिए जिन्हें लगता है कि मेरी तैयारी तो एकदम 0 है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो बच्चा यहाँ पे ज्वाइन हो सकता है। अगर आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो अगर आपके अंदर ये इच्छा है तो आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें आपकी तैयारी चैप्टर 1 से लेके कराई जाएगी, वो पूरी तैयारी होगी। अभी शिखर 2.0 में आपको प्रोवाइड क्या किया जा रहा है, इसमें आपकी डेली क्लासेस है, ठीक है। क्या इसमें आपकी डेली क्लासेस है, लाइव डाउट क्लासेस है, क्लास नोट पीडीएफ है, ऑनलाइन टेस्ट है और स्टडी मटेरियल है। यानी कि आपकी डेली लाइव क्लासेस चलेगी रिकॉर्डेड। ऐसा नहीं कि आपको रिकॉर्डेड पीडीएफ थमाया जाएगा या आपको दिया जाएगा, ऐसा कुछ कुछ नहीं है। 10 से 12 घंटे की आपकी डेली लाइव क्लासेस चलनी है। तो आपको 10 से 12 घंटे आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आप पढ़ सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इसके बाद लाइव डाउट क्लासेस, अगर आपका कोई भी डाउट रह गया तो वो भी क्लियर होगा। इसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको किसी भी बुक लेने की जरूरत ना पड़े। और आपके कंप्लीट सिलेबस है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया जाएगा। तो जो भी बच्चा इच्छुक है वो हमारे इस बैच से जुड़े। और इस बैच से जुड़ने के लिए आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड करके आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो आप इस ऑफिस के नंबर पे 930 577 1375 इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं के नाम लिखिए। एक चीज और मैं बता दूं, देखो मैं बार बार बताती हूँ, बताने के बाद भी आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि किस बोर्ड के लिए है। तो एनसीईआरटी बेस है हर एक बोर्ड के लिए। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं बिहार से हूँ, मैं झारखंड से हूँ, मैं एमपी से हूँ, तो मैं राजस्थान से हूँ, तो मैं यूपी से हूँ, तो मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। जहां भी एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है वहां पे काम करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो एक ही है, तो क्वेश्चन भी तो एक ही आएंगे, अलग थोड़ी ना आएंगे, ठीक है। तो भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं के नाम लिखिए। जो भ्रूण कोश होते हैं, आपको पता है कि भ्रूण कोश की अगर आप संरचना बनाओगे बेटा, तो कुछ इस प्रकार के आपके भ्रूण कोश की संरचना आती है, ठीक है। कुछ इस प्रकार की आपके भ्रूण कोश की संरचना होती है। अब इस भ्रूण कोश में आपको क्या क्या देखने को मिलता है बच्चे, यहाँ पे एक सेल होती है और यहाँ पे एक सेल होती है और बीच में एक सेल होती है, ठीक है। यहाँ पे एक सेल, 1 2 और 3, यानी कि अगर आप बोलो 1 2 3, 1 2 1 2 3, ठीक है, क्लियर। देखो ये आपकी क्या है, इसको आप बोलोगे ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक, ठीक है। आप सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेंट्रल न्यूक्लियस भी कह सकते हो। ये दोनों आपकी है सहायक, सहायक कोशिका, क्या है, सहायक कोशिका है। ये आपकी है एग सेल यानी कि अंड कोशिका। और ये तीनों जो आपकी है एंटीपोडल सेल, जिसको आप बोलते हो प्रतिमुखी कोशिका, ठीक है। तो यही आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं के नाम लिखिए। मैंने डायग्राम आपको समझने के लिए अरेंज किया है कि कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में भ्रूण कोश का डायग्राम भी आ जाता है, लॉन्ग में पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, या तो शॉर्ट में डायग्राम ही आ जाता है, ठीक है। तो देखो उत्तर में आप क्या लिखोगे कि भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं के नाम क्या है, अंड उपकरण है।
तो ये आपकी क्या है, अंड उपकरण। 3 एंटीपोडल कोशिकाएं हैं, 1 2 3, ठीक है। ध्रुवी केंद्रिका है, ये दोनों है। अंड उपकरण में 1 अगुणित कोशिका एवं 2 सिनर्जिट कोशिकाएं होती, जो कि यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये एक होती है भ्रूण कोश के घटक कोशिकाओं के नाम। इतनी सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो आपने इसको क्या करने हैं, तैयार रखने, नोट करते हुए चलना है, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते हुए चलना है, बैठने नहीं है, और गप्पे कम लड़ाना है आपने। चलो नेक्स्ट, वृषण और अंडाशय के 2 काम लिखिए या 2 कार्य लिखिए, जो भी आप बोल सकते हो। तो वृषण और अंडाशय के 2 कार्य को लिखिए या काम को लिखिए कि जो वृषण होता है, जो अंडाशय होते हैं, इनकी क्या फंक्शन होते हैं। तो देखो उत्तर क्या लिखोगे कि यह शुक्राणु की उत्पत्ति तथा नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। जो वृषण होता है, ठीक है, वृषण क्या करता है, शुक्राणुओं की उत्पत्ति करता है, यानी कि टेस्टिस में होता है शुक्राणु का फॉर्मेशन, और ये नरलिंग हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन को भी स्रावित करने का कार्य करता है। क्योंकि जो लडिंग सेल होती है, जो लडिंग कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती है, हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, और आपकी जो लडिंग कोशिकाएं होती है वो पाई जाती है टेस्टिस के अंदर, ठीक है। अब अंडाशय की कार्य क्या होती है, तो यह अंडे की उत्पत्ति करता है, और यह मादा लिंग हार्मोन यानी एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन को भी स्रावित करता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों चाहे बेटा आपके वृषण हो, ठीक है, चाहे आपका क्या हो, वृषण हो, चाहे आपका क्या है, अंडाशय है, इन दोनों अंग को हम बोलते हैं प्राथमिक अंग, ठीक है। ये क्या होते हैं, प्राथमिक अंग होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, प्राथमिक अंग होते हैं। क्योंकि ये प्राथमिक अंग क्यों है, क्योंकि ये दोनों जो अंग हैं, इनके द्वारा शुक्राणु, ये इनमें क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण, और इनसे क्या होता है, अंडाणु का निर्माण, ठीक है। और यही दोनों जब क्या करते हैं, मिलते हैं, तो क्या बन जाता है, जाइगोट, और जाइगोट से ये क्या बन जाएगा, इम्ब्रियो, ठीक है। क्या बनेगा, इम्ब्रियो, इम्ब्रियो का क्या हो जाएगा, रोपण होगा, और रोपण के बाद क्या होगा, एक शिशु का जन्म होगा, ठीक है, क्लियर। तो इनके मुख्यतः 2 कार्य होते हैं। नेक्स्ट, जनन की परिभाषा लिखिए। जीवधारियों में 2 प्रकार के जनन कौन कौन है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ दिया जाता है शॉर्ट में कि रिप्रोडक्शन का परिभाषा लिखिए, और जीवधारियों में 2 प्रकार के जनन कौन कौन से हैं। तो देखिए, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही प्रकार के नए जीव को पैदा कर सकता है, ठीक है। यानी कि जनन एक ऐसी रिप्रोडक्शन की कैसी प्रक्रिया होती है, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में भी मैंने पढ़ाया था कि एक ऐसी जनन की प्रक्रिया होती है जिसमें जीव क्या करता है, प्रत्येक जीव अपने जाति की संतति की, अपनी जाति की स्थिरता को बनाए रखने के लिए हमेशा निरंतर रिप्रोडक्शन की क्रिया को कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करते जा रहा है। तो यहाँ पे ये जनन होगी, ये आप बोलोगे जाति की स्थिरता को बनाए रखने के लिए, ठीक है। जाति की स्थिरता को बनाए रखने के लिए जो जीव है, ये हमेशा कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन की क्रिया को कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो रिप्रोडक्शन होते हैं, ये आपके होते हैं 2 प्रकार के। 2 प्रकार में एक होता है आपका असेक्सुअल, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस जनन की 2 प्रकार की प्रक्रिया, यानी कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन होती है, जो कि बिल्कुल सिंपल सा है, आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल फटाफट लिख दोगे, ठीक। नेक्स्ट, पौधे के लिए कायिक प्रवर्धन का क्या महत्व है। वेजिटेटिव जो कल्चर होता है, जो कायिक प्रवर्धन होता है, तो पौधे के लिए कायिक प्रवर्धन का महत्व क्या होता है, ठीक है। जो कायिक प्रवर्धन होता है, तो क्या लिखोगे, यह एक प्राकृतिक एवं उचित विधि होती है। देखो, जो कायिक प्रवर्धन होता है ना, जब वेजिटेटिव ग्रोथ प्रोपगेशन होता है, ठीक है, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ये क्या होता है, एक नेचुरल मेथड होता है, नेचुरल मेथड होता है, ठीक है। अब नेचुरल मेथड होने के साथ साथ इसमें क्या होगा कि पौधे कायिक विधि द्वारा समान प्रकार के पौधे को जन्म देते हैं। अब वेजिटेटिव की रिप्रोडक्शन के द्वारा जो संतति होगी, वो अपने समान प्रकार की ही जीव को क्या कर देगी, जन्म देगी, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है।
इस विधि में पौधे को अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती, और अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन के द्वारा जब नए पौधे की उत्पत्ति की जाती है तो इसमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे के बीज उत्पन्न नहीं करने पड़ते। साथ साथ एक ऐसी विधि होती है जिसमें पौधों को बीज उत्पन्न करने भी नहीं पड़ते हैं। तो ये होते हैं आपके कायिक प्रवर्धन के महत्व होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कभी कभी एक नंबर में पूछ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अंडे तथा शुक्राणुओं की अगुणित प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। अब अंडे तथा जो शुक्राणु है, शुक्राणु की जो अगुणित प्रकृति है उस पे आपने क्या करने हैं, टिप्पणी करने हैं। तो देखो उत्तर में क्या लिखोगे कि अंडा तथा शुक्राणु मियोसिस विभाजन के बाद बनते हैं। अब देखो जो अंडाणु होते हैं, शुक्राणु होते हैं, आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा किसका, शुक्र जनन की क्रिया, अंड जनन की क्रिया, जिसमें आपने क्या देखा था कि इनमें कौन सा विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन। और ये अर्धसूत्री विभाजन बेटा होता है दो बार, एक बार अर्धसूत्री फर्स्ट और एक बार अर्धसूत्री सेकेंड के द्वारा इनमें जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अंडा तथा शुक्राणु मियोसिस विभाजन के बाद बनती हैं और ये अनुपात n होते हैं। निषेचन हो जाने पर ये द्विगुणित यानी 2n हो जाते हैं और इस प्रकार क्रोमोसोम की मूलभूत संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे एक मानव है, ये मानव है। ठीक है, मानव में बेटा एक मेल है, ठीक है, एक मेल है और एक फीमेल है, एक महिला और एक पुरुष है। अब देखो ये महिला और पुरुष जो है, ये महिला और पुरुष जो है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 46 होती है और इनमें भी कितनी होती है, 46 होती है। ठीक है, अगर जोड़ा में आप क्या बोलते हो, 23 जोड़ा होता है। कितना होता है, 23 जोड़ा होता है। अब देखो इनमें जो XX यानी कि जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है वो XX होता है और इनमें भी इनका 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र वो होता है वो पूरे क्या होते हैं, XX होते हैं। लेकिन इनमें एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो क्या होते हैं, XY होते हैं। इसी XY को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब देखो अब क्या होगा कि जब आप लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को देखते हो तो लिंग निर्धारण में क्या होता है, एक अंडाणु होता है। ठीक है, क्या होता है, एक अंडाणु है और एक क्या है, शुक्राणु है। ये अंडाणु शुक्राणु दोनों क्या होते हैं, यन अवस्था में होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। जब इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, फ्यूजन की क्रिया होती है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यूजन। फ्यूजन से क्या बन जाएंगे, ये 2n बन जाएंगे। ठीक है, और इस 2n को हम क्या बोल देते हैं, जाइगोट कहते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो यही अब बात बोल रहा है कि पहले ये 2n से, क्योंकि जो मानव है, मानव क्या है, पेयर में है, यानी कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है और क्या है, 2n है। ठीक है, 2n है, लेकिन इन्होंने अपने n गुणसूत्र को दिया और लास्ट में ये दोनों भी क्या बन गए, 2n बन गई। तो यही यहाँ पे बात बोल रहा है कि अंडा तथा शुक्राणु मियोसिस विभाजन के बाद बनते हैं और ये अनुपात, ठीक है, इनका जो क्या होगा, अनुपात होगा, ये n होते, निषेचन हो जाने पर ये द्विगुणित यानी कि 2n हो जाते हैं और इस प्रकार क्रोमोसोम की मूलभूत संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे जब भी 46 है, इन्होंने 23 दिया तो यहाँ पे भी इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी। यहाँ पे कितनी है, 23 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निषेचन से आप क्या समझते हैं। कभी कभी आपसे फर्टिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं ये भी पूछा जाता है। तो निषेचन से आप क्या समझते हैं, देखो शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रकों के संयुग्मन को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण होता है और प्रत्येक युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, क्योंकि प्रत्येक युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या केवल n होती है। बात वही है। ठीक है, बात वही है जो अभी आपने देखी। ये भी आपसे पूछे जाते हैं तो ये भी आपने क्या करने हैं, एकदम तैयार रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, आगे चलो। कार्पस लूटियम किस प्रकार बनता है, इसके क्या अर्थ होते हैं। कार्पस लूटियम पाए कहाँ जाते हैं। देखो कार्पस लूटियम कैसे बनते हैं ये ध्यान दो
कि अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्रेन्युलोसा कोशिका तथा अंतराली कोशिका एक शंक्वाकार कोशिकाओं का बड़ा पीला पिंड बनाती है। देखो, जब क्या होगा, अंडोत्सर्ग की क्रिया, यानी कि मैंने आपको चैप्टर 3 में पढ़ाया है कि मासिक अवस्था जो होता है, आर्तव चक्र जो होता है, इनकी 3 प्रवस्थाएं होती हैं, जिनमें एक प्रवस्था आता है अंडोत्सर्ग का। बच्चे, अंडोत्सर्ग में क्या होगा कि जब जो मासिक धर्म होता है, जो पीरियड्स आप बोलते हो, तो 14वें दिन एक अंडे का क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, यानी कि अंडाशय से वो अंडा निकल कर कहाँ जाएगा, अंड वाहिनी में प्रवेश करता है। ठीक है, देखो क्योंकि ये मादा का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। अब देखो, इस अंडाशय के अंदर, अगर आप इस अंडाशय के अंदर देखोगे, अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, आपकी रक्त वाहिनी होती है, ठीक है, मेडुला होता है, ठीक है, क्या होती है, इसमें पाए जाते हैं मेडुला भी पाए जाते हैं, ठीक है। मेडुला के साथ साथ इसमें होते हैं पुट्टिका, क्या होती है, पुट्टिका भी पाई जाती है। तो अब इस पुट्टिकाओं में जब क्या होता है, अंडाशय का किसका निर्माण होगा, जब इसमें एग का निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे एक एग का निर्माण होगा, ठीक। जब हमारी मासिक धर्म यानी कि 14वें दिन ये अंडा क्या करेगा, यहाँ से ओव्यूलेट करके कहाँ आ जाएगा, इस एम्पुला में आ जाएगा, ठीक। जब ये एम्पुला में आ जाएगा, तो जैसे ही अंडोत्सर्ग के पश्चात जो ग्रेन्युलोसा होता है, तो ग्रेन्युलोसा कोशिका तथा जो अंतराली कोशिका एक शंक्वाकार कोशिकाओं का बड़ा पिंड बना देती हैं, जिसे कार्पस लूटियम कहते हैं, ठीक है। यह एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है। साथ साथ बेटा, जो कार्पस लूटियम होती है, यह क्या करती है, एक अंतःस्रावी यानी कि अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है तथा प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। देखो, कब क्या होगा, इसमें जैसे ही अंडचरण की क्रिया होगी, तो अंडचरण की क्रिया के दौरान ये जो होती है कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है, और ये एक अस्थायी ग्रंथि के रूप में कार्य करती हैं। कार्पस लूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का क्या होता है, स्रावण होता है। अब जैसे ही अंडोत्सर्ग की क्रिया के द्वारा जब ये अंडा यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे कोई भी शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाया, तो ये 24 आवर्स के बाद इस एक की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये कार्पस लूटियम और यहाँ पे जो एंड्रोमेट्रियम की लेयर होती है, वो टूट के ब्लड के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जीन की परिभाषा लिखिए, ये कहाँ पाई जाती है। अब जीन की परिभाषा लिखिए और जीन पाई कहाँ जाती है। जीन देखो, जीन या कारक जिसको फैक्टर बोलते हैं, तो जीन गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है जो किसी आनुवंशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। यह वंशागति की इकाई है और जीन शब्द का प्रयोग का प्रतिपादन जहानसन ने किया था। देखो, आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है। इस क्रोमोसोम में, ठीक है, ये बच्चा डायग्राम किसका है, क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम का क्या ये डायग्राम है। इस क्रोमोसोम के अंदर होते हैं डीएनए, ठीक है, क्या होते हैं, डीएनए, और इस डीएनए पे होते हैं जीन। ये अलग अलग प्रकार के जीन होते हैं, जैसे क्या हो गया, बालों का रंग, ठीक है, बालों के रंग का जीन, ठीक है, और आंखों के रंग का जीन, ठीक है, आई का जीन, शरीर स्किन का जीन, यानी कि ये सारे जीन वंशागत होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमारी मम्मी की आंखें हुई है, पापा की आंखें, तो इससे बच्चों में भी जाती है। लेकिन एक चीज ये होता है कि जब माता का जो लक्षण होता बेटे में जाता है, और पिता का सिर्फ जो करैक्टर होता है पुत्री में आता है, ठीक है। तो ये सारे जो लक्षण हमारे होते हैं वंशागत होते हैं, क्योंकि हम कहीं न कहीं पूरी तरीके से जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है
वो तो हमारे पेरेंट्स से तो मैच कर ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे रंग होते हैं, जैसे बाल का रंग हो गया, आँख का रंग हो गया, हमारी स्किन का रंग हो गया, कोई बहुत ज्यादा गोरा होता है, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ एकदम भूरे होते हैं। तो ये सारे हमारे अलग अलग जीन होते हैं जो कि क्रोमोसोम पे और क्रोमोसोम में डीएनए पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। देखो, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया, किन्हीं दो लक्षणों के नाम लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या मेंडल ने जिन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया उनमें से चार के नाम लिखिए। यानी कि या तो इस प्रकार के दो प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, मेंडल जी ने जो अपने प्रथम में, ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया, इनमें से किन्हीं दो लक्षणों के नाम भी लिखना है, या तो इनमें से चार लक्षणों को। देखो, अब मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप के 7 जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया। हालांकि जो मेंडल जी थे उन्होंने क्या किया था, जो अपने प्रयोग में उन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों का प्रयोग किया था। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी लक्षणों का प्रयोग किया था। लेकिन जिसमें से हमें यहाँ पे कुछ का, या तो 2 का लिखो या तो 4 का लिखो। तो उन्होंने क्या लिया था, बीज का रंग लिया था, ठीक है, बीज का आकार लिया था, ठीक, पुष्प का रंग लिया था और पुष्प की स्थिति लिया था, या तो आप बोलोगे पौधे की लंबाई लिया था, पौधे की लंबाई भी इन्होंने क्या किया था, लिया था। ठीक है, तो ये सारे होते हैं मेंडल जी के लक्षण। जैसे एग्जांपल में जो कौन सा एकल संकरण, ठीक है, एकल संकरण में क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी था। वही जब द्वितीय संकरण, दो जीन की वंशागति में हमने क्या देखा था कि कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये वंशागति हमें देखने के लिए मिली थी। ठीक है, यानी कि गोल, पीले गोल बीज और हरा झुर्रीदार बीज के बीच में इन्होंने क्या करा दिया था, संकरण करा दिया था, जिसमें आपको इसमें 2 जीन की वंशागति दिख रही है और इसमें आपको सिर्फ 1 जीन की वंशागति, यानी कि शुद्ध लंबा शुद्ध बौना। सिर्फ इन्होंने लंबाई पे बात की और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लंबाई यानी कि गोल और पीले यानी कि आकार पे और रंग पे बात की है। ठीक है, तो ये आप लिखोगे। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन क्या आता है कि सर्वग्राही तथा सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन से हैं और इनके नाम लिखिए, अथवा रुधिर वर्ग AB तथा OB में क्या अंतर है, आप यहाँ अंतर लिखिए, या अथवा किसी रुधिर वर्ग का मनुष्य सर्वग्राही होता है, या किस रुधिर वर्ग का मनुष्य सर्वग्राही होता है। देखो, तो AB रुधिर वर्ग का मनुष्य जो होता है वो सर्वग्राही और O रुधिर वर्ग का मनुष्य क्या होता है, सर्वदाता होता है। अब यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे। जब आपसे पूछा गया किस रुधिर वर्ग का मनुष्य सर्वग्राही होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि AB रुधिर वर्ग का मनुष्य सर्वग्राही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अंतर पूछ रहा है, तो AB रुधिर वर्ग सर्वग्राही है, O रुधिर वर्ग क्या है, सर्वदाता है। ठीक, ऊपर क्या है, सर्वग्राही तथा सर्वदाता रुधिर वर्ग में कौन कौन से हैं, इनके नाम लिखिए। तो आप AB और क्या लिख दोगे, ब्लड ग्रुप O। ठीक है, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं और तीनों का बिल्कुल इजी सा एकदम आंसर है। ठीक है, बिल्कुल एकदम इजी सा आंसर है कि जो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो बीच में बातें कम करना है, बीच में सारे क्वेश्चन को आपने तैयार रखना है, क्योंकि बड़े गप्पे लड़ाते हो आप लोग, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा आप लोग बात ही करते हो। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि लिंग संलग्न लक्षणों को, ठीक है, किसको, लिंग संलग्न लक्षणों को परिभाषित कीजिए और मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति के द्वारा उत्पन्न व्याधियों के नाम लिखिए। यहाँ पे सिर्फ आपको लिंग संलग्न लक्षण को परिभाषित करना है और उनकी जो व्याधि होती है उस व्याधि का नाम लिखना है। या तो कभी आता है मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षण के वंशागति द्वारा उत्पन्न 2 व्याधियों के नाम लिखिए, यानी जो 2 कौन से ऐसी जो 2 व्याधि हैं जिनसे लिंग संलग्न होते हैं। ठीक है, या किन्हीं 2 लिंग संलग्न बीमारियों के नाम लिखिए। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आप क्या लिखोगे उत्तर में कि प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है, यानी कि जो कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनमें वंशागति, जो आनुवंशिक लक्षण की जो वंशागति होती है वो किसी लिंग से संबंधित होती है, यानी कि लिंग यानी कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है, वो भी कौन सा क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र।
ठीक है, कौन से गुणसूत्र पे? लिंग गुणसूत्र पे निर्धारित होती है। इनका नियमन लिंग गुणसूत्र द्वारा होता है। यही मैंने बोला कि जो इनका जो नियमन होता है वो किसके द्वारा होता है? लिंग गुणसूत्र के द्वारा होता है। ये लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं और ऐसे जो लक्षण होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा आएगा तो आप बोलोगे कि प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है और इनका नियमन लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है, तो ये लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। अब अगर आपसे बस दो का नाम पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? वर्णांधता एवं हीमोफीलिया मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति द्वारा होने वाली व्याधियां हैं या होने वाली बीमारियां हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का जवाब यही होगा। अगर सिर्फ बीमारी या व्याधि पूछेगा तो आप लिखोगे वर्णांधता तथा हीमोफीलिया मनुष्य में के लिंग संलग्नता यानी वंशागति द्वारा होने वाली क्या होती है? व्याधियां होती है। अगर सिर्फ आपका परिभाषा पूछेगा तो आप परिभाषा में इतनी सारी चीजों को लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक आवृत्तबीजी पादप, ठीक है, पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहां नर एवं मादा युग्मोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का क्या होता है? विकास होता है। तो नर युग्मोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट में किसका निर्माण होगा? परागकण का। और ये परागकण का होता है परागकोश में और परागकोश में होती है लघु विषाणुधानी। इसी तरह जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है इसको बोलते हैं भ्रूणकोश और भ्रूणकोश के में अंडाशय और अंडाशय में होते हैं बीजांड, जिसके द्वारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होता है? निर्माण होता है, विकास होता है। ठीक है, चलिए एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। एक जो परिपक्व परागकण है उनमें जो समाहित कोशिकाएं होती है उनमें उनके नाम क्या होते हैं? तो परिपक्व परागकण में कायिक व जनन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो आंसर क्या बोलोगे? कि कायिक और जनन कोशिकाएं उपस्थित होती है। एग्जाम्पल देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ पे एक कायिक सेल और यहाँ पे एक होती है जनन सेल। ठीक, क्या होंगी? जनन कोशिका, ठीक है, जनन कोशिका और ये कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। अब ये जनन कोशिका जो होती है बच्चे, ये करेगी 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है, और ये करेगी निर्माण पोलन ट्यूब का। कब करेगी? जब परागण के द्वारा ये कहाँ पहुंचेगा? स्टिग्मा पे पहुंचेगा। तो स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद ये तुरंत जर्मिनेशन करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही जर्मिनेट होगा तो इनकी कायिक कोशिका बनाएंगे पोलन ट्यूब यानी कि पराग नली को, और ये जनन कोशिका 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, चलिए 240 परागकणों के निर्माण के लिए कितनी परागमात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है? अब यहाँ पे एक लघु बीजाणुधानी में 4 स्पोर का यानी कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया के द्वारा एक लघु बीजाणुधानी में 4 का निर्माण होता है। तो परागकणों के निर्माण में कितनी परागमात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी? तो एक परागमात्र कोशिका से 4 परागकणों का निर्माण होता है, जो 240 परागकणों के लिए 60 परागमात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। क्योंकि एक जो परागमात्र कोशिका होती है उससे 4 परागकणों का निर्माण होगा, तो जब 240 करना होगा तो उसके लिए 60 परागमात्र कोशिका की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए जली परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। तो बेटा जली परागण जो करने वाले पौधे होते हैं वो वेलेस्नेरिया होते हैं और हाइड्रा होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है जल के द्वारा होती है और ये पाए भी कहाँ जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस आपने क्या करनी है? तैयार करने हैं। अब ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर 5 तक है। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर बच्चे आपने ये चैप्टर 5 जितने भी, पूरी कोशिश है कि चैप्टर 5 का एक एक ऐसी चीज आपको प्रोवाइड की गई है कि जिससे आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि वन शॉट भी दिया गया है, कई बार सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो जो भी बच्चे सारी वीडियो नहीं देखे होंगे उसको आप क्या करेंगे, देख लेंगे। और जो भी बच्चा भी जिसकी एकदम तैयारी ही नहीं हुई है तो वो शिखर 2.0 से जुड़ जाएगा और यहाँ पे अब रुक जाएगा। कोई जरूर फोर्स नहीं है, लेकिन अब आपको ठहरने की जरूरत है, अब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे ही भागते रह जाएंगे तो कोई आपका मतलब नहीं निकलेगा, आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय भूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अब भारतीय भूण विज्ञान जो यानी कि जो हमारी इंडियन एम्ब्रियो, ठीक है, जो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियो किसे कहते हैं? तो प्रोफेसर पी माहेश्वरी को भारतीय भूण विज्ञान का जनक कहते हैं। ये भी आपके एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं, साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपने क्या करने हैं, एकदम अच्छे से तैयार करने। ठीक है, नेक्स्ट। आभासी को बोलते हैं मिथ्या यानी कि फॉल्स फ्रूट। तो फलों के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो बेटा जो आभासी यानी कि जो मिथ्या फल होते हैं उनके उदाहरण है सेब और नाशपाती, और स्ट्रॉबेरी भी होती है, क्योंकि इनका यानी कि आभासी और मिथ्या फल वो होते हैं जिनमें जिसके फल के निर्माण के लिए उसका पुष्पासन भी भाग लेता है। ठीक है, तो वैसे फल को हम मिथ्या फल या आभासी या असत्य फल कहते हैं। तो सेब होता है, नाशपाती होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, आभासी फल होते हैं, यानी मिथ्या फल होते हैं या तो असत्य फल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके निर्माण में पुष्पासन जो होता है वो भी पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट, वृषण के दो कार्य लिखिए। अब जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के बेटा दो कार्य, तो नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन स्रावण करता है और नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण करता है। जो टेस्टिस पाया जाता है ये हार्मोन्स का भी स्रावण करता है, हार्मोन के स्रावण के साथ साथ ही क्या करेगा, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को भी करता है। ठीक है, तो बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें, बस आपने समझने हैं। अब देखो, कभी कभी आ जाता है साटोली कोशिकाओं पे टिप्पणी लिखिए। तो वृषण की शुक्र नलिका में आलंबन कोशिकाएं यानी कि सपोर्टिंग सेल या साटोली कोशिकाएं परिवर्धनशील शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। अब परिवर्धनशील का मतलब क्या होगा, चैप्टर नंबर 3 आप जाके देख लेना, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जब क्या होगा, शुक्रचरण की क्रिया के द्वारा अर्धसूत्री फर्स्ट होता है और अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन जब हो जाता है, तो जब सेकेंडरी स्पर्मेटिड का निर्माण होता है तो उनकी जो कुछ संरचना होती है कुछ ऐसी करके होती है। ठीक है, उसमें कोई भी टेल या हेड नहीं होता, तो उसका क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है। क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है, यानी कि शुक्र कायांतरण होता है, और शुक्र कायांतरण के द्वारा जो ये स्पर्मेटिड होती हैं ये आपके चेंज हो जाते हैं, किसमें, ये आपके चेंज हो जाते हैं शुक्राणु में, जिसमें इसका टेल, हेड और वक्ष यानी कि मध्य में माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या हो जाती है, प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए, और यही क्या करते हैं, पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं, जिससे कि इनका क्या हो, परिवर्धन हो सके, स्पर्मियोजेनेसिस से क्रिया हो सके, इसका कायांतरण हो सके। नेक्स्ट, शुक्राणु में क्रोमोसोम का क्या महत्व है? अब शुक्राणु में जो क्रोमोसोम होता है इसके क्या महत्व होते हैं? तो शुक्राणु के शीर्ष भाग में केंद्र के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, इसे स्रावित हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम मादा अंडाणु के बाहर उपस्थित द्वितीयक भित्ति को भेदने का कार्य करते हैं, और जिससे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करके उसे निषेचित कर सके। यानी कि इनके जो क्रोमोसोम में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये एंजाइम क्या करते हैं, जब अंडाणु शुक्राणु का मिलन होता है तो उसमें जो उसकी लेयर होती है उस लेयर को पिघलाने या भेदने का कार्य करने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्तव चक्र में एलिस सर्च की महत्ता बताइए। आर्तव चक्र में, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इस मेंस्ट्रुअल चक्र में जो क्या है, एलिस की महत्ता को पूछ रहा है। देखो, तो आर्तव चक्र के मध्य में एलिस जो सर्ज अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इनकी जो 3 प्रवस्थाएं होती हैं, ये होती है स्रावित अवस्था। ठीक है, ये क्या होती है, स्रावित होगी। दूसरी क्या होगी, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन, और तीसरी जिसको बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, मासिक धर्म या एमसी बोलते हैं। ठीक है, देखो अब क्या होगा यहाँ पे,
ये जो होगा इनमें 14वें दिन, ठीक है, ये जो 14वें दिन ये ओव्यूलेशन होता है 14वें दिन। तो जो ओवरी से जो अंडे कहाँ जाते हैं, अंडाशय से जो अंडे जाएगा फैलोपियन ओविडक्ट में, तो ये एलएच का क्या होगा, स्रावण होगा, ये एलएच हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा जिससे ओव्यूलेशन को प्रेरित करेगा कि जो अंडा क्या करेगा, वो ग्राफिन पुट्टिका से फटके कहाँ जाएगा, ओविडक्ट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है। कभी कभी शॉर्ट में डिफिनेशन भी पूछ देता है कि जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है। तो चैप्टर 4 में मैंने आपको क्या बताया था कि जनन स्वास्थ्य बच्चे वो होते हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो मानव है वो मानसिक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे कि ये जो व्यक्ति है ये जनन रूप से क्या है, स्वस्थ व्यक्ति है। क्या है ये व्यक्ति, क्या है, जनन रूप से स्वस्थ व्यक्ति है। अब देखो यहाँ पे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, किसके अनुसार, विश्व स्वास्थ्य यानी कि WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, ठीक है, एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा व्यवहारात्मक रूप से अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनन स्वास्थ्य कहते हैं। तो WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक तथा व्यवहारात्मक स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य कहलाता है। तो आपकी जब एग्जाम में आएगा तो आपको ये क्या करने हैं, लिखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो देखो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस होते हैं वो वैश्विक रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करने के लिए, यानी कि जो लोग हैं, जो मानव समाज है वो स्वास्थ्य के प्रति क्या हो, जन स्वास्थ्य रूप में जागरूक हो, इसके लिए 7 अप्रैल को, कब, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये आपने ध्यान देनी है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए जाते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। अब ये विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रति वर्ष 11 जुलाई को, ठीक है, प्रति वर्ष क्या होता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, स्तनपान अनार्थों के गर्भ निरोधक विधि के रूप में कोई 2 लाभ बताइए। अब जो स्तनपान अनार्थों की गर्भ निरोधक विधि के रूप में कोई 2 लाभ बताइए, यानी कि जब हमने जनसंख्या, जो चैप्टर नंबर 4 में हमने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो गर्भ निरोध विधियां पढ़ते हैं, इनमें से एक आपकी रहती है स्तनपान अनार्थों, यानी कि एक ऐसी नेचुरल मेथड होती है, नेचुरल विधि होती है जो कुछ हद तक क्या होती है, सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन पूरी सुरक्षित नहीं मानी जाती, लेकिन कुछ हद तक क्या होती है, इसको सुरक्षित माना जाता है। तो यदि शिशु के जन्म के 6 माह तक माँ पूर्णतः स्तनपान कराती है तो जो अंडोत्सर्ग, ठीक है, तो अंडोत्सर्ग नहीं होगा, अतः सगर्भता की संभावना कम होगी। यानी कि अगर कोई एक ऐसी महिला है जिसने अपने एक बेबी को जन्म दिया है, तो वो महिला अगर कंटिन्यू 6 मंथ तक अपने बेबी को मिल्क पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो इनमें जो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है वो नहीं होगी। स्तनपान अनार्थों एक प्राकृतिक विधि है, अतः इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होंगे। साथ साथ जो स्तनपान अनार्थों एक विधि होती है कि एक नेचुरल मेथड होते हैं, इसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, इसीलिए ये कुछ हद तक सुरक्षित मानी जाती है कि अगर कोई भी महिला है वो अपने बेबी को स्तनपान करा रही है तो वो उस सगर्भता नहीं होगी। सगर्भता क्यों नहीं, क्योंकि उसमें ओव्यूलेशन की क्रिया ही नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या है। अब परिवार नियोजन यानी कि हमें अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करना, हमें अपने जो एक दंपति है, जो एक कपल है, उसमें बच्चों को सीमित करना है। तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधि क्या होती है, तो अस्थायी विधि में आप ऑपरेशन बोलते हो, शल्य की क्रिया बोलते हो। तो पुरुष नसबंदी यानी कि वैसेक्टॉमी एवं महिला नसबंदी ट्यूबेक्टॉमी होती है, ये एक अस्थायी विधि होती है जिसमें महिला और पुरुष के, अगर पुरुष होगा तो उसके शुक्र नलिका को या तो बांध दिया जाएगा या तो काट दिया जाएगा, और अगर एक महिला होगी तो उसके ओविडक्ट को या तो काट दिया जाएगा या तो बांध दिया जाएगा। तो ये एक प्रकार की क्या होती है, एक अस्थायी विधि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी ART कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य बताइए।
तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ये भी मैंने एकदम पूरे एक्सप्लेन में बताया चैप्टर नंबर 4 में, जो भी बच्चा नहीं पढ़ा होगा जाके वहां पे पढ़ लेगा। कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी ART कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विशिष्ट तकनीकों जैसे GIFT, गिफ्ट, ICSI आदि द्वारा बंध दंपतियों को संतान उत्पत्ति में सहायता करना जिनका सामान्य उपचार संभव नहीं है। यानी कि ये जो ART जनन प्रौद्योगिकी सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, यानी कि एक ऐसी महिला में या एक ऐसे पुरुष में यूज किया जाता है जो महिला या पुरुष में इनफर्टिलिटी यानी कि बंधता पाई जाती है, जिसका जो कि सामान्य उपचार संभव नहीं है, उसको दवा के बेस पे उसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए इस प्रौद्योगिकी के अनुसार ZIFT, ठीक है, और GIFT और ICSI तकनीक यूज की जाती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होगा कि लैब में ही महिला के अंडाणु को लिया जाएगा और पुरुष के शुक्राणु को, दोनों को ही जायगोट की अवस्था तक इसको किया जाएगा, फिर इसको क्या किया जाएगा, जायगोट को रोपित कर दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, ये तकनीक एक ऐसी महिला के लिए होगा, देखो ये तकनीक एक ऐसी महिला के लिए होगा जो निषेचन योग्य वातावरण नहीं दे सकती या जिसमें ओव्यूलेशन की क्रिया नहीं हो, और ये भी तकनीक उस महिला के लिए किया जाएगा जिसमें अंडे का निर्माण ही नहीं हो रहा है, ठीक है, जो अपने एग को बना ही नहीं सकती है। तो ये गिफ्ट का यानी किसी दाता महिला से अंडाणु को लेके उसके ओविडक्ट में छोड़ा जाएगा, फिर स्पर्म के साथ वो फ्यूज होगा और एक नई संतति को जन्म देगा। और ये जो तकनीक होती है ये पुरुष में की कमी की वजह से होती है कि एक ऐसा पुरुष जिसमें उसका स्पर्म काउंट क्या हो, कम हो, जिसमें बीज सेचन की क्रिया ही नहीं हो पा रही हो, तो उसके लिए उसके डायरेक्ट क्या किया जाता है, स्पर्म को लेकर डायरेक्ट अंडाणु में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो एक ऐसी तकनीक है जिसको बंधता को, इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए, जिसका उपचार ही संभव नहीं है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारी इतनी वैज्ञानिक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ऐसे लोगों को भी पेरेंट्स बना सकती है। हालांकि इससे खर्च ज्यादा होती है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसी है कि कोई न कोई इस सुख से वंचित ना रहे, ठीक। नेक्स्ट, स्वपात्र निषेचन क्या है, जिसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो स्वपात्र निषेचन जो होता है, मादा शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणु तथा अंडाणु के कृत्रिम निषेचन की तकनीक को स्वपात्र निषेचन की कहते हैं। यानी कि एक ऐसी निषेचन की क्रिया, ऐसी फर्टिलाइजेशन की क्रिया जैसे मादा शरीर के अंदर होती है, सेम वही वातावरण दिया जाएगा, वही सारी चीज दी जाएगी, बस उसको लैब में किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं स्वपात्र निषेचन यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये आज की क्लास में बच्चे मैंने जितनी भी आपको क्वेश्चन में बताई हूँ, ये सारे आपके बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको एकदम सीरियस होकर तैयार रखने हैं, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, सभी को बाय बाय, टेक केयर।